ये कहानी एक अमेरिकन लड़की नैन्सी एडम्स की है जो खुद को एक मुश्किल में डाल लेती है और एक शार्क के साथ समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नैन्सी एडम्स मैक्सिको आई है। नैन्सी उस बीच पर जाना चाहती है जहां नैन्सी की मां आई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि जब नैन्सी उसकी मां के पेट में थी। उस बीच पर नैन्सी की मां ने कुछ खूबसूरत पल बिताए थे। दुर्भाग्य से नैन्सी की मां अब इस दुनिया में नहीं है। कैंसर के कारण वो अब मर चुकी है और अब इसलिए नैन्सी भी उसी बीच पर जाना चाहती है, लेकिन नैन्सी को उस बीच का नाम पता नहीं है। मैक्सिको के रहने वाले एक आदमी जो नैन्सी की हेल्प करता है, उस बीच तक ले जाने में वो उस आदमी की गाड़ी में जा रही होती है। तब नैन्सी उसकी गाड़ी में उसकी माँ की एक तस्वीर देखती है जो उसी बीच की तस्वीर है। वो आदमी मैक्सिको के एक लोकल में रहता है, इसलिए उसको इस बीच के बारे में पता होता है और वो आदमी नैन्सी को जंगल से होते हुए उस जगह तक ले जाता है। नैन्सी के साथ उसके दोस्त भी आने वाले थे, लेकिन पिछली रात ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वह सुबह उठ नहीं पाए और नैन्सी को अकेले ही इस बीच पर आना पड़ता है। नैन्सी आखिरकार उस बीच पर पहुंच जाती है जिसके बारे में नैन्सी को उसकी माँ ने उसे बताया था। यहाँ पर वो कभी नहीं आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ की यादें हैं, जिन यादों को नैन्सी ताजा करना चाहती थी। वहाँ पहुँचते ही वो देखती है उस बीच का नजारा बेहद खूबसूरत है। फिर वो आदमी जो उसे उस बीच तक ले जाता है वो नैन्सी से पूछता है, तुम इस जगह से वापस कैसे जाओगे? नैन्सी उस आदमी को कहती है कि मैं यहीं से उबर बुक कर लूंगी। वो आदमी पूछता है कि ये उबर क्या होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को उबर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर नैन्सी उस आदमी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उस आदमी ने उसे उस बीच तक पहुँचाया था। फिर वो आदमी नैन्सी को उस बीच में छोड़कर वह से अपनी गाड़ी लेकर वापस चला जाता है। वो बीच पूरी तरह से सुनसान होता है और उस पूरे बीच में बस दो ही लड़के नजर आते हैं जो पानी में सर्फिंग करते हुए नजर आते हैं और नैन्सी भी वहां पर सर्फिंग करने के लिए ही जाती है। वो अपना स्विमिंग सूट पहनकर और साथ ही अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर समुद्र के अंदर चली जाती है। नैन्सी का दिल सर्फिंग करने के लिए बेताब होता है, लेकिन सर्फिंग करने के लिए ऊंची लहरों का इंतजार करना होता है। फिर नैन्सी वहाँ के दो लड़कों से मिलती है जो वहाँ पर सर्फिंग कर रहे होते हैं। वे दोनों नैन्सी से बात करते हैं और नैन्सी उन्हें अमेरिका से होने के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन बहुत कम आते हैं। फिर नैन्सी उन लड़कों से पूछती है कि इस बीच के बारे में कुछ मेरे को बताओ, क्योंकि मैं इस बीच के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। फिर वो लड़के उसे बताते हैं समुद्र के बीच में दो चट्टानें हैं। जब पानी का लेवल बढ़ता है तो वो चट्टानें डूब जाती हैं और वहाँ पर खतरनाक जेलीफिश भी मौजूद हैं जो डंक भी मारती है। ये सब कहने के बाद समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और वो सब सर्फिंग करने जाते हैं। वो तीनों बहुत एंजॉय करते हैं और सबसे ज्यादा नैन्सी उस सर्फिंग को एंजॉय कर रही होती है क्योंकि वो अमेरिका से मैक्सिको के उस बीच तक आई थी जिसके बारे में उसके माँ ने उसे कहा था। वो सर्फिंग के हर मोमेंट्स को एंजॉय करती है और थोड़ी देर बाद बीच में आती है। फिर नैन्सी अमेरिका में अपनी बहन को कॉल करती है। बातों बातों के बीच नैन्सी के डैड उसकी बहन के हाथ से फोन ले लेते हैं और नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। नैन्सी के डैड उसे घर वापस आने को कहते हैं और अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी कंटिन्यू करने को कहते हैं, लेकिन नैन्सी अपने डैड को मना कर देती है और अपने डैड से कहती है मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी है। नैन्सी अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ चुकी थी क्योंकि नैन्सी की माँ की मौत कैंसर से हुई थी और उसके बाद नैन्सी अंदर से टूट चुकी थी। नैन्सी के डैड ने नैन्सी को बहुत समझाना चाहा और कहा कि तुम अपनी माँ को अपने पढ़ाई छोड़ने की वजह बना रही हो। तो नैन्सी ये बात तो बिल्कुल गलत है और नैन्सी के डैड साथ में ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तो एक फाइटर थी। नैन्सी फिर उसके डैड को इमोशनल होकर कहती है कि फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई है और फिर नैन्सी कहती है डैड मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। नैन्सी के डैड कहते हैं कब? नैन्सी कहती है कि डैड मुझे नहीं पता। ये कहकर वह अपने डैड का कॉल काट देती है और नैन्सी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह एक बार फिर सर्फिंग के लिए समुद्र में चली जाती है। कुछ देर और सर्फिंग करने के बाद नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे वह के दो लड़के नैन्सी को बताते हैं कि रात होने वाली है और हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन नैन्सी उनसे कहती है मेरा मन थोड़ा और सर्फिंग करने का है और वो उनसे बोलती है तुम लोग जाओ मैं खुद आ जाऊंगी। और फिर ये सुनकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं और नैन्सी अब लहरों का फिर से इंतजार कर रही थी। फिर अचानक से नैन्सी को लगता है पानी में हलचल हो रही है और शायद पानी में कुछ है। तभी नैन्सी देखती है डॉल्फिन्स पानी में कूद रहे हैं और फिर नैन्सी डॉल्फिन के पीछे पीछे जाती है। वो थोड़े दूर समुद्र के अंदर आगे जाके देखती है वह एक विशाल बड़ी व्हेल मछली मरी हुई है और उस व्हेल मछली के ऊपर बहुत सारे पक्षी भी बैठे हैं। नैन्सी एक बार फिर देखती है कि लहर आ रही है और नैन्सी दोबारा से उस पर सर्फिंग करना शुरू कर देती है और जब वो सर्फिंग कर रही होती है उसकी सर्फिंग बोर्ड से कुछ टकराता है और नैन्सी उलटकर पानी के अंदर गिर जाती है और नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी उससे अलग हो जाता है। नैन्सी बहुत मुश्किल से पानी के ऊपर आती है और अपने सर्फिंग बोर्ड को पकड़ने की कोशिश करती है। वो सर्फिंग बोर्ड नैन्सी के हाथ में आ जाता है। फिर
नैन्सी जब उस पर चढ़ी रही होती है कि अचानक पानी के नीचे से कोई जीव नैन्सी को खींच लेता है और नैन्सी पानी में गिर जाती है। वो जीव नैन्सी का पैर बिल्कुल घायल कर देता है, लेकिन फिर से एक बार और हिम्मत करके नैन्सी पानी के बाहर आती है और उस मरी हुई व्हेल मछली के पास जाती है, क्योंकि वो जानती है कि किनारा बहुत दूर है। जैसे ही नैन्सी व्हेल की ओर बढ़ती है वो भयानक जीव उसका फिर से पीछा करने लगती है। समय कम है और नैन्सी जानती है कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। फिर नैन्सी कैसे भी करके उस व्हेल मछली तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उस जीव ने उसके पैर को बुरी तरह काट लिया था और उसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहे थे। एक मेडिकल छात्रा होने के नाते नैन्सी जानती है कि इस दौरान उसको क्या करना है। वो अपने पैरों को बांधती है जिससे खून कम निकलेगा। दो लड़के जो पहले उसके साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं, नैन्सी व्हेल पर चढ़कर उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे नहीं देख पाते और ना ही नैन्सी की आवाज भी वो सुन पाते हैं, क्योंकि वो उससे काफी दूर थे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी एक सुनसान इलाके में मरे हुए व्हेल के ऊपर फंसी हुई है और वो पानी में वापस भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो विशालकाय जीव पानी के चारों ओर घूम रहा था। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था जो नैन्सी की हेल्प कर सके। रात होने वाली है और खतरा हर तरफ है। नैन्सी चारों तरफ देखती है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, पानी से थोड़ी ऊपर निकली हुई एक चट्टान, और दूसरी तरफ पानी के स्तर का पता लगाने के लिए लगाई गई एक बॉय है। और फिर से नैन्सी देखती है एक विशाल व्हाइट शार्क उसके ओर बढ़ती है। यह वही शार्क है जिसने पहले उसके पैरों को घायल किया था और वो शार्क व्हेल मछली को टक्कर मारती है जिस पर नैन्सी खड़ी थी, क्योंकि वो उसे मारने की कोशिश करती है। नैन्सी उस चट्टान की ओर जाती है। शार्क उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आती है, लेकिन वो शार्क उस तक पहुँचने से पहले नैन्सी चट्टान पर चली जाती है। जब तक वो शार्क नैन्सी तक पहुँचती, नैन्सी चट्टानों पर चढ़ चुकी होती है और खुद को सेफ महसूस करती है। वहाँ उसे एक घायल पक्षी मिलता है जो शायद शार्क के हमले में घायल हो गया था, इसीलिए अब यह उड़ नहीं सकता, और नैन्सी के साथ यह पक्षी भी यहाँ पर फंस चुका है। चट्टान पर नैन्सी अब अकेली नहीं है, उसके साथ एक घायल पक्षी भी है जो शार्क के हमले में अपना एक पंख खो चुका है। नैन्सी के पैरों की हालत बेहद खराब है। शार्क के काटने से उसके पैरों का मांस फट गया है। दर्द से तड़पते हुए वह अपनी इयररिंग्स निकालती है और उनका इस्तेमाल घाव को बंद करने के लिए करती है। धीरे धीरे रात का अंधेरा छा जाता है। फिर नैन्सी को अपना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है जो पानी में बह गया था। नैन्सी उस सर्फिंग बोर्ड को लेने की कोशिश करती है। वो पानी के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसको वो शार्क नहीं दिखाई देता। फिर वो सावधानी से पानी में उतरती है और सर्फिंग बोर्ड की ओर जाने की कोशिश करती है कि अचानक तभी वो शार्क उसी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। शार्क कहीं दिखाई नहीं दे रही। नैन्सी सर्फिंग बोर्ड के करीब पहुंची रही होती है कि अचानक सफेद शार्क फिर से उसके सामने आ जाती है। डर के मारे नैन्सी वापस चट्टानों पर चढ़ जाती है। उसके पैर में तेज दर्द होता है। सुबह की रोशनी के साथ नैन्सी को थोड़ी आशा मिलती है। वह देखती कि बीच पर एक शराबी आदमी लेटा पड़ा है। नैन्सी उसे भगाने की कोशिश करती है। उसे अपनी बैग की ओर इशारा करती है जिसमें उसका फोन है, और उसे इशारों से समझाती है कि तुम किसी को कॉल करो मेरी हेल्प के लिए। आदमी उठता है और बैग ढूंढता है। फिर नैन्सी का फोन और पैसे अपने जेब में रख लेता है। वह देखती है कि आदमी उसके सर्फिंग बोर्ड को भी चुराने की कोशिश कर रहा है, और तभी ये सब चोरी करते हुए देखता है पानी में एक सर्फिंग बोर्ड तैर रही है। जैसे ही आदमी सर्फिंग बोर्ड को लेने वाला होता है, शार्क उस पर हमला कर देती है। नैन्सी जानती है कि उसके पास कम समय है। उसके पास खाली 6 घंटे बचे हैं। उसके बाद पानी का लेवल बढ़ जाएगा और चट्टानें वापस पानी में डूब जाएंगी। लेकिन नैन्सी की किस्मत थोड़ी अच्छी है, क्योंकि पिछले दिन उसके साथ सर्फिंग बोर्ड करने वाले 2 लड़के दिखाई देते हैं। नैन्सी उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करती है कि शार्क आसपास है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। फिर शार्क उनमें से एक लड़के पर अटैक कर देती है और उसे पानी के नीचे खींच ले जाती है। दूसरा लड़का घबरा जाता है, लेकिन नैन्सी उसे अपने पास आने को मना करती है। लेकिन वो उसकी बात ना मानता हुआ नैन्सी की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर पत्थर तक पहुंचना होगा, और वो नैन्सी तक जैसे तैसे पहुंच जाता है। नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उस लड़के को ऊपर खींच रही होती है कि तभी शार्क उसे पानी के नीचे खींच ले जाती है। नैन्सी अब बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अब उसके पास जो उम्मीदें आई थी वो भी जा चुकी थी। उसके पास बचने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा था। अगर वह जल्दी वहां से नहीं निकली तो चट्टान पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। नैन्सी उसके चारों ओर मंडरा रहे शार्क को देखने लगती है। शार्क उसका पीछा कर रही होती है। वो शार्क उसे पानी में डूबने का इंतजार कर रही होती है। नैन्सी को पानी में एक हेलमेट दिखाई देता है जो कि उस लड़के का था, जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था। दरअसल जो कोई भी सर्फिंग करता है उसके पास हेलमेट जरूर होता है जिसके ऊपर कैमरा भी लगा होता है। तभी वो देखती है कि वो कैमरा डूबने वाला होता है। नैन्सी के पास खाली 30 सेकंड का समय है उस दूसरी चट्टान तक जाने के लिए। नैन्सी को हर हाल में उस कैमरे को बचाना था और उन 30 सेकंडों के अंदर शार्क उस पर हमला कर देगी। नैन्सी जल्दी जल्दी चट्टान की तरफ तैरती है, लेकिन कैमरा उसके हाथों नहीं लगता। फिर वो जैसे तैसे कैमरे को पानी से निकाल ही लेती है और शार्क भी उसी की तरफ आ रही होती है।
और तब ये देखते हैं कि शार्क पत्थर के ऊपर आने की कोशिश करती है, जिस वजह से नैन्सी पानी के नीचे गिर जाती है और अब शार्क उसी की तरफ हमला करने के लिए दौड़ती है। लेकिन चट्टान के नीचे नुकीले पत्थर और कांटेदार झाड़ियां हैं जिनमें शार्क उसमें फंस जाती है और फिर नैन्सी बच जाती है। नैन्सी वापस उसी पत्थर में लौट आती है। वो हेलमेट के कैमरे से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो बताती है कि व्हेल मछली है जो मर चुकी है और इस पानी में शार्क है। शायद मैं इस शार्क के खाने के बीच में आ गई हूँ, इसीलिए शार्क बार बार मुझ पर हमला कर रही है। फिर वो अपने डैड और बहन के लिए भी एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें इतना याद करेगी। वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह अकेली नहीं है, उसके पास एक साथी है। वह उन्हें पत्थर पर फंसे एक पक्षी को दिखाती है। वह अपने डैड को बताती है कि वह उस पॉइंट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी और चाहे कुछ भी हो जाए वह लड़ना नहीं छोड़ेगी, जैसे कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था। वो हेलमेट और कैमरे को पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए और ये मैसेज उसके परिवार तक पहुंच जाए। नैन्सी ने पक्षी के घायल पंख को ठीक कर दिया है, लेकिन वह अभी भी उड़ नहीं सकता। वह सर्फिंग बोर्ड के एक टुकड़े पर पक्षी को रखकर पानी में बहा देती है ताकि वह तट तक पहुंच जाए। कुछ मिनटों में पत्थर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा तो उसे सामने दिखाई देने वाले बुआ तक पहुंचना ही होगा। ये बुआ यहाँ से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है, लेकिन 30 सेकंड के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। नैन्सी पानी में कूदने के लिए तैयार है। उसके पैर लगभग समुद्र में डूब चुके हैं। अचानक वह बड़ी मात्रा में जेलीफिश ऊपर की ओर तैरने लगती हैं, तो पानी के अंदर झाड़ियों ने उसे चोट पहुंचाई थी। वह समझती है कि अगर वह जेलीफिश के बीच तैरती है तो शार्क उसके पास नहीं आएगी। नैन्सी पानी में कूद जाती है और शार्क भी उसका पीछा करती है। ठीक 30 सेकंड बाद शार्क उस तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक नैन्सी ने खुद को जेलीफिश के बीच फंसा लिया था ताकि शार्क उसके पीछे ना आ पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब शार्क नैन्सी के पास आती है तो जेलीफिश के डंक से पीछे हट जाती है और नैन्सी धीरे धीरे पानी के नीचे तैरती हुई उस बोई तक पहुंच जाती है। नैन्सी बोई पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क वापस आती है। नैन्सी जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक रॉड टूट जाता है और वह सीधे शार्क के ऊपर गिर जाती है। नैन्सी रॉड से शार्क को घायल कर देती है और वापस ऊपर चढ़ती है। गुस्से में शार्क बोई पर हमला करने लगती है। फिर दूर नैन्सी एक कार्गो जहाज देखती है। बोई पर एक फ्लेयर गन भी होती है। नैन्सी कार्गो जहाज का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, लेकिन तब तक कार्गो जहाज दूसरी ओर मुड़ जाती है और फ्लेयर गन देख नहीं पाते। शार्क बोई को गिराने की कोशिश करती है। उसके ऊपर नैन्सी फंसी हुई है। नैन्सी देखती है कि मरी हुई व्हेल से ऑयल निकल रहा है और वो ऑयल पानी से मिल रहा है। जब शार्क ऑयल के ऊपर से तैरते हुए नैन्सी की तरफ बढ़ती है तो नैन्सी फ्लेयर गन से पानी में ऑयल पर गोली मारती है। ऑयल में आग लग जाती है और शार्क जलने लगती है। हालांकि पानी में आग बुझ जाती है, लेकिन अब शार्क पूरी तरह से भड़क चुकी है। वो बोई पर कॉन्स्टेंटली हमला करने लगती है। उसे अपने दांतों से पकड़कर पानी में गिरा देती है और नैन्सी पानी में गिर जाती है, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए बोई के चारों ओर लगे लोहे के ब्लॉकों के बीच खुद को सेव कर लेती है। शार्क का गुस्सा कम नहीं होता। नैन्सी नीचे देखती है कि बोई को लोहे की जंजीरों से रॉड से बांधा गया है। नैन्सी तब अपना दिमाग का इस्तेमाल कर कुछ सोचती है। वो पानी में कूदती है और जंजीर के उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो बोई से जुड़ा है। शार्क का दांत भी बोई के साथ फंस जाता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से जंजीर को खींचकर बोई से अलग कर देती है। जंजीर भारी होती है और बोई पानी के नीचे डूबने लगती है। फिर शार्क भी वहाँ से छूट जाती है और नैन्सी का पीछे करना शुरू कर देती है। नैन्सी तेजी से नीचे की तरफ आती है। शार्क उसके पीछे पीछे आता है। इससे पहले कि नैन्सी लोहे की रॉड से टकराए, वह जंजीर को छोड़ देती है और अलग हो जाती है। शार्क खुद को जल्दी से मोड़ नहीं पाती और लोहे की रॉड से टकरा जाती है, जो उसके मुंह और शरीर से आर पार हो जाती है और इसी तरह एक खूंखार शार्क यहीं पर मर जाता है। कुछ ही देर बाद नैन्सी समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है और एक आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ने लगता है। नैन्सी की हिम्मत और हार ना मानने की भावना ने उसे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। और इसी के साथ ही दोस्तों यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।